नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेट्स गुरु। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, दिस इज़ पार्ट सेकंड। ये मेरा सेकंड वीडियो है सीडीपी के अबाउट। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एचटेट एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी हैं और अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चला हुआ है। अगर आपने एग्ज़ाम फिल नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर दो। और ये जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है ये 2018 का है, एचटेट क्वेश्चन पेपर है ये। और आप देख सकते हैं सेट सी मेरे पास है और लेवल 1 मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। लेवल 1 जो है 1st to 5th क्लास के लिए होता है। और इसमें खुशी की बात ये है कि मैं सारे ही सेक्शन को सोल्व कराऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। इट मीन्स हम सीडीपी भी करेंगे, हिंदी भी करेंगे, इंग्लिश भी करेंगे, मैथ्स भी करेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन को अच्छे से कराऊंगा। अगर आप तैयारी अपनी अच्छी करना चाहते हो तो प्लीज़ जुड़ जाएं टेट्स गुरु चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लें इसे। अगर आपने सीटेट आपको सीटेट भी क्रैक करना है, अगर आपको एचटेट भी क्रैक करना है तो प्लीज़ बी विद मी, सब्सक्राइब टेट्स गुरु। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लें, पार्ट फर्स्ट है वो, जहाँ पे मैंने आपको 1st to 15 क्वेश्चन यानी कि जो फर्स्ट 15 क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छे से सोल्व कराया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। इट्स नॉट लाइक कि मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दूँ और आंसर पे टिक लगा दूँ, आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। अगर आप अच्छी मेहनत करना चाहते हो तो क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करो, और किस तरीके से सोल्व होंगे ये मैं आपको बताऊंगा। आप देखना है, ट्रिक भी लगाऊंगा और मतलब टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। ठीक है, और एक इफ़ेक्टिव स्टडी हम करेंगे। तो जुड़ जाएं टेट्स गुरु चैनल के साथ। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 15 क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाई दिए थे। नाउ ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनक्रेजेज अ डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग। डीप स्टाइल मतलब एक स्टूडेंट को गहराई से सोचना पड़ेगा। तो कौन से क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा? 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 1/2? 1/2 का इनवर्स क्या होता है? 2 होता है। तो इसमें कुछ नहीं सोचना। व्हाट इज़ द लोएस्ट प्राइम नंबर? लोएस्ट प्राइम नंबर की सबसे जो छोटा अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? आप कह दोगे 1 है। हाउ मच मिल्क वुड यू यूज़ टू मेक हाफ ऑफ टी? आपको हाफ ऑफ टी बनानी है, कितना मिल्क यूज़ करोगे? इसको भी आप बता दो। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा लेकिन बता दोगे आप। What does it mean to say that addition is the opposite to subtraction? इसका मतलब क्या है? एडिशन अपोजिट है सब्ट्रैक्शन से, इसका तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? तो 4th ऑप्शन में आपको ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, एक्सप्लेनेशन आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो 4th इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? चलते हैं आगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग इज। देखो, सोशल की कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात हो रही है, मतलब सोशल। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में काफ़ी बार ये बताया है कि जहाँ पे सोशल वर्ड दिख जाए इट मीन्स वहाँ पे या तो कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग होगी। मतलब एक से ज़्यादा बंदे होंगे। जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होता है ना, जहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है ना, वहाँ पे सोशलेबिलिटी की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे दिखाया हुआ है एम्फासिस ऑन कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन जब होगा जब एक से ज़्यादा बंदे कोलैबोरेट करेंगे विद अदर्स, दूसरों के साथ। बोला भी हुआ है अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना। दूसरों के साथ जब कोलैबोरेटिव लर्निंग करोगे तो वो आपका सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहलाएगी। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। Move forward. Which one of the following category of intelligence is not suggested by Howard Gardner of multiple intelligence theory? याद रखना दोस्तों, हवार्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को किसने बनाया था? तो हवार्ड गार्डनर ने बनाया था। ठीक है, कंफ्यूज करेगा वो आपको थोर्नडाइक देके बिने देके, लेकिन याद रखना, नोट्स बना लो, पॉइंट नोट कर लो। इनमें से आपको बताना है कि जो हवार्ड गार्डनर ने डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस दी थी, इनमें से कौन सी इंटेलिजेंस नहीं है। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर नोट वाला क्वेश्चन आ जाता है तो स्टेटमेंट को पॉजिटिव बना लिया करो।
ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इंटेलिजेंस इज सजेस्टेड बाय हवार्ड गार्डनर, तो आप जो हवार्ड गार्डनर ने सजेस्ट की थी वो चुन लो। मैथमेटिकल स्किल इंटेलिजेंस दिया था, बिल्कुल सही बात है। म्यूजिकल भी दिया था, इंटरपर्सनल भी दिया था। इंटरपर्सनल दोनों ही दी थी, ठीक है, केवल लेकिन प्रैक्टिकल स्किल उन्होंने नहीं दी थी। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। सिंपल सी बात है, काम खत्म। चलो आगे चलते हैं। According to Vygotsky, a range of tasks too difficult for child to do alone but possible with the help of adults more skilled peers is called। देखो वाइगोत्स्की का पक्का कर लो, 1 या 2 नंबर जरूर आने वाले हैं। अगर वाइगोत्स्की के कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियो देख लो। प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, चॉम्स्की, कुछ भी हो वो मैंने अच्छे से डिटेल में बनाया हुआ है, ठीक है। आपको क्वालिटेटिव वीडियोस मिलेगी, 1 नंबर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ वाइगोत्स्की। देखो अगर 99 मैं बैट लगाता हूँ दोस्तों, शर्त लगाता हूँ आपने 100% स्कैफोल्डिंग इसका आंसर लगाया होगा, लेकिन स्कैफोल्डिंग इसका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। इसका आंसर है जेडपीडी। जेडपीडी का मतलब होता है दोस्तों जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। आप कहोगे सर क्यों? देखो यहाँ पे ना रेंज ऑफ टास्क की बात हुई है। रेंज हो जाए, रीजन हो जाए, स्पेस हो जाए, तो समझ जाओ जेडपीडी होगा। देखो यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा है, इतना टास्क वो सोल्व कर सकता है, लेकिन मैंने उसको बड़ा टास्क दे दिया, एक बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, अब वो नहीं सोल्व कर सकता, तो स्कैफोल्डिंग दोगे आप। स्कैफोल्डिंग कौन देता है? एमक्यूज देते हैं, मोर नॉलेजेबल देन अदर्स देते हैं। तो ये जो रेंज है ना, ये वाली रेंज, दैट इज कॉल्ड रेंज, ये है जेडपीडी। यहाँ से लेके ये आपका जेडपीडी है। समझ पा रहे हो ना क्या है कॉन्सेप्ट? आपका 1 नंबर क्लियर होगा। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लो एक बार, ठीक है। तो 3rd इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। मैं बार बार इसलिए चेकिंग कर रहा हूँ टाइमर में क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट थिंकिंग। देखो फिर से इनकरेक्ट वाला आ गया, तो ये तो आप पक्का मान के चलो एस्टेट के अंदर इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो होते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं। लेकिन आपको दिमाग नहीं खराब करना है, आपको पॉजिटिवली सोचना है। क्या सोचना है? पॉजिटिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट थिंकिंग। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट थिंकिंग। करेक्ट ढूंढना है। थिंकिंग यूजेज इमेजेस, बिल्कुल सही बात है, थिंकिंग इमेजेस को यूज करती है। थिंकिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, बिल्कुल सही बात है। थिंकिंग इज द सेट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। थिंकिंग एंड लैंग्वेज आर अनरिलेटेड, तो ये चीज गलत है यहाँ पे। चिंतन और भाषा असंबंधित है। कैसे? भाषा और चिंतन दोनों ही संबंधित है, रिलेट करती हैं चीज़ों को। विदाउट लैंग्वेज यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट, आप सोच ही नहीं सकते। विदाउट थिंकिंग यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद अदर्स। बिना थिंकिंग के आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे। थिंकिंग एंड लैंग्वेज प्याजे वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है। थिंकिंग पहले आया था, लैंग्वेज बाद में आया था, तो रिलेट तो कर रही है ना, पहले चाहे कोई भी आए और रिलेट तो कर रही हैं। तो थिंकिंग एंड लैंग्वेज आर रिलेटेड, ये गलत है, ये अनरिलेटेड, ये गलत है, रिलेट करती है। थिंकिंग लैंग्वेज आपस में संबंधित है, ठीक है। 4th इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन सा स्टेप इंक्लूड नहीं है, आपको नहीं वाला निकालना है। देखो अक्यूमुलेशन ऑफ डाटा, बिल्कुल सही बात है। किसी प्रॉब्लम को जब आप सोल्व करोगे तो डाटा को अक्यूमुलेट करोगे। सबसे पहले गिवन क्या है ये लिखते हैं ना सबसे पहले कि एच कितना है, आर कितना है, ऐसे लिखते हैं ना, तो वो अक्यूमुलेशन है, डाटा को इकट्ठा करने की प्रोसेस है। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, आप कौन सा मेथड उसमें यूज़ करने जा रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे या फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लगाओगे या फिर मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लगाओगे, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे। वेरिफिकेशन एंड मेकिंग जनरलाइजेशन, एंड में जब वेरिफिकेशन करते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक स्टेप माना जाता है। अच्छा स्टेप कौन सा नहीं है? रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस, ये कोई सा भी स्टेप यहाँ पे नहीं है। तो 4th इज द राइट आंसर, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप नहीं कहा जा सकता, ठीक है। आगे चलते हैं। To meet the individual difference, learners, which of the following step is not required? Individual's ability assessed accurately, individual of instruction, identification of socio-economic status, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल टैलेंट। देखो सबसे पहले ना क्वेश्चन को अच्छे से समझो। अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? ठीक है। टू मीट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है,
individual abilities assessed accurately, individualization of instruction, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि इंडिविजुअल एबिलिटी को कभी भी एक्यूरेटली हम असेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो जानते हो ना, हम एक क्लास में पढ़ाते हैं, 30 बच्चे हैं, 30 के 30 बच्चे, इनकी जो इमेज है, जो उनकी पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि हम इंडिविजुअल एबिलिटीज़ को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, तो दैट इज रॉन्ग। द टर्म इंक्लूजन मीन्स एजुकेटिंग ए चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स इन ए रेगुलर क्लासरूम। देखो, समावेशन का जो तात्पर्य है वो एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो पहले। द टर्म इंक्लूजन मीन्स एजुकेटिंग ए चाइल्ड विथ स्पेशल नीड इन द रेगुलर क्लासरूम। तो सम टाइम हमें करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। अरे फुल टाइम ही क्यों नहीं कर देते? फुल टाइम ही कर दो ना। जो बच्चा, आपको जो इंक्लूजन का मतलब क्या है कि स्पेशल नीड वाले चाइल्ड को पूरी तरीके से इंक्लूड कर लो फुल टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि कभी कभी उसको इंक्लूड कर लिया, या फिर कभी एक्टिविटी होगी तो इंक्लूड कर लिया, ऐसा नहीं हो, फिर वो बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी। आप उसको फुल टाइम इंक्लूड करो, रेगुलर बच्चों के साथ, मेन स्ट्रीम के साथ रखो। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, हु वॉज प्रोफाउंडर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कौन जो जनक थे मल्टीपल थ्योरी के, तो हावर्ड गार्डनर इज द राइट आंसर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। लैंग्वेज डिसेबिलिटी कैन बी अप्रोप्रिएटली डिफाइंड एज, जो लर्निंग डिसेबिलिटी कैन बी अप्रोप्रिएटली डिफाइंड एज। देखो, जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है ना दोस्तों, वो इंट्रिंसिकली फैक्टर्स के जरिए होती है, जो अंदर के फैक्टर होते हैं। साथ में अगर आपका दिमाग, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ डिसफंक्शन, मतलब आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से काम नहीं करेगा उस केस में। ठीक है, तो वहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे कहलाए जाएंगे। इट इज़ ए इंट्रिंसिक, एक्सटर्नल तो होता ही नहीं है, आप समझ जाओ अच्छे से ध्यान से। जैसे तारे ज़मीं पर जो दर्शील वाला करैक्टर है, तो उसको इंटरनल है, कोई बाहर से कुछ नहीं हुआ था। बच्चा जो है गलत जो शब्द लिख रहा है वहाँ पे, ठीक है, कुछ का कुछ बना दे रहा है लेटर्स के जरिए, तो वहाँ पे वो इंटरनल, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो इंट्रिंसिकली है, अंदर से इंटरनल है वो। ठीक है, और दिमाग उसका ढंग से काम नहीं करता है, तो इट इज़ इंट्रिंसिक। याद रखना, इट इज़ इंट्रिंसिक ड्यू टू मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन वो बच्चे होते हैं जो पागल होते हैं। तो अगर आपने मेंटल रिटार्डेशन लगा रहे हो निशान, तो इट मीन्स आप बच्चे को पागल करार दे रहे हो। ठीक है, यानी कि जो पागल होते हैं वो मेंटल रिटार्डेड होते हैं। ठीक है, दिमाग कंप्लीटली ही काम नहीं करता। लेकिन जिन बच्चों के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उनके अंदर कोई स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। जैसे मान लो लिखने में प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं बच्चे, सोच नहीं पाते, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बाकी चीज़ों में वो अच्छे हैं, बाकी चीज़ों में अच्छे होंगे, वो मेंटली रिटार्डेड बच्चे नहीं होंगे। तो आपको मैं बता दूं, सेकंड और फोर्थ में मैंने आपको डिफरेंस बताया है। ठीक है, तो सेकंड इज द राइट आंसर दोस्तों। अब देखो, एक बच्चा है, द चाइल्ड इज रेज्ड इन आइसोलेशन, एक बच्चे को अलग रखा है फ्रॉम ह्यूमन कॉन्टैक्ट से अलग रखा है। लॉन्ग लास्टिंग लैंग्वेज डिपिक्ट्स दैट आर रेयरली entirely overcome by later exposure to language. This evidence support to which aspect of the language development। देखो, एक बच्चे को सालों साल हमने किसी से मिलने ही नहीं दिया, ठीक है, किसी दूसरे आदमी से मिलने ही नहीं दिया, तो आप देखो सीधी सी बात है, जिस बंदे को हमने आइसोलेट किया हुआ है, जिस बच्चे को हमने आइसोलेट किया था, वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी उसको। तो अब ये लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है काफ़ी सालों तक बनी रहेगी। ये कौन से एस्पेक्ट को दर्शा रहा है? लैंग्वेज डेवलपमेंट के कौन से एस्पेक्ट को दर्शा रहा है? तो सीधी सी बात है दोस्तों, ये एनवायरमेंटल फैक्टर को दर्शा रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने उसको लैंग्वेज डेवलप करने के लिए एनवायरमेंट ही नहीं दिया। लैंग्वेज तो तब डेवलप होगा ना जब किसी से सोशली मिलोगे, लैंग्वेज कम्युनिकेट करोगे, तो वो एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। सोशल फैक्टर तो है, साथ में वो एनवायरमेंटल फैक्टर है
कि हमने उसको एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, मान लो किसी बच्चे को हिंदी आती है लेकिन पूरे ज़िंदगी वो 90 साल तक का हो गया, हमने उसको इंग्लिश का एनवायरनमेंट ही नहीं दिया, तो इंग्लिश का ABCD कहाँ से आएगा उसको। ठीक है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। ठीक है, और जो प्रैग्मेटिक होता है वो भाषा कौशल होता है। प्रैग्मेटिक तभी आता है जब बच्चे या कोई भी एडल्ट है एडवांस हो जाता है किसी भी लैंग्वेज में, तो वो अपनी सर्कमस्टांसेस को चेंज करके आंसर दे सकता है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो जवाब हाजिर होते हैं, हाजिर जवाब जिसको कहते हैं, तुरंत जवाब दे देते हैं, तो भाषा कौशल है उनके अंदर। ठीक है, द हाइएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन हायरार्की प्रपोज्ड बाई गैने का जो मॉडल था उसके अंदर उसका हाईएस्ट लेवल क्या था, तो इसका आंसर है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। देखो सीधी सी बात है, लर्निंग का, ठीक है, जो हाईएस्ट लेवल क्या होगा, एंड में बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व तो करनी ही है ना, तो इसका सिंपल से जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि ये एंड में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप सब कुछ बता दोगे, इस तरीके से गिवन लिखो, ये करो वो करो, सारे स्टेप एक्सप्लेन कर दोगे, लेकिन एंड में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये डिफिकल्ट है। तो हाईएस्ट लेवल पे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होगा ना, क्योंकि हाईएस्ट लेवल तो सबसे बड़ा लेवल होता है। तो 27 इज द राइट आंसर, 27 क्वेश्चन का फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन लर्निंग इज नॉट बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। देखो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे कौन सी सिचुएशन बेस्ड नहीं है, प्रॉब्लम बेस्ड, डिस्कवरी, गाइड एंड डिस्कवरी, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को एक्चुअली में देखो चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड मतलब सब कुछ ही बच्चा करता है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन टीचर देता है, डेमोन्स्ट्रेशन टीचर देगा। मान लो कोई प्रैक्टिकल हो रहा है तो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन टीचर देगा ना सबसे पहले, तो वहाँ पे बच्चा नहीं देगा। तो चाइल्ड सेंटर्ड जो के अंदर, चाइल्ड सेंटर्ड में एक तो प्रॉब्लम बेस्ड, डिस्कवरी, गाइडेड डिस्कवरी, ये सारा बच्चा करता है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे टीचर का काम है। 4th इज द राइट आंसर। एंड चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सप्लीमेंट्री लॉ ऑफ लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक। देखो थॉर्नडाइक ने 3 लॉ दिए थे, प्राइमरी लॉ है, सेकेंडरी लॉ है। तो प्राइमरी जो है लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, लेकिन जो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्डिंग है ये सप्लीमेंट्री यानी कि सेकेंडरी लॉ है ये आपका। लॉ ऑफ रेडीनेस में मतलब अगर बच्चा तैयार होगा तो पढ़ेगा अच्छे से, अगर बच्चे का ब्रेन तैयार होगा, रेडी होगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में अगर किसी चीज़ को अभ्यास करोगे बार बार तो वो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब कोई चीज़ आपने की है तो उसका इफेक्ट आपके बिहेवियर को चेंज करता है। ठीक है, लेकिन जो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्डिंग है ये सेकेंडरी लॉ है, ठीक है, सप्लीमेंट्री लॉ है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है, लर्निंग क्या है, एवरीथिंग इज वी नो इज लर्न, ए रिलेटिवली परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल। देखो आपने कोई चीज़ सीखी, आपने इंग्लिश सीख लिया तो वो आपके बिहेवियर में चेंज होगा ना। आप पहले हिंदी बोलते थे, अब आपने इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया है, तो इसके इट मीन्स, और वो लंबे टाइम तक, ऐसा नहीं है कि 45 साल के हो जाने के बाद आप इंग्लिश में बातें करना बंद कर दोगे, अब इंग्लिश को भूल जाओगे, ऐसा नहीं है। तो वो एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज लेके आएगा आपके अंदर। ठीक है, तो जो लर्निंग है वो क्या है, एक रिलेटिवली परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर है, नॉलेज एंड स्किल का। आपकी नॉलेज भी चेंज हो जाएगी परमानेंट, आपके स्किल भी चेंज हो जाएगी परमानेंट। ठीक है, और बाकी जो ऑप्शन देख लो, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल नहीं है, लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर एज लेवल तक नहीं। आप चाहे 80 साल के हो जाओ, चाहे 90 साल तक हो जाओ, लर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो है सेकंड इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर कराया है ये आपका लेवल 1 है, 2018 का क्वेश्चन पेपर है, एस्टेट का, सेट सी है, ये सी सेट है जो मैंने आपको करवाया है। CDP के 30 क्वेश्चन हो गए पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड में। अब जो है नेक्स्ट सेक्शन में आपको करवाने वाला हूं, तो मैं देखूंगा हिंदी का होगा या इंग्लिश का होगा या फिर मैथमेटिक्स का होगा। तो बने रहिए, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे जल्दी, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, एग्जाम में भी टाइम नहीं होगा, 150 मिनट मिलते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन मिलेंगे CDP के, जल्दी से खटाखट वो तब कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे। टैट्स गुरु चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड सर्कल में जिनको ज़रूरत है, जिन्होंने एस्टेट फिल किया हुआ है, CTET फिल किया हुआ है, उनको एक बार ये चैनल जो है शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।